I'm starting a chapter of financial management that is called cost of capital. Okay, तो ये एक बच्चों चैप्टर है. आई हैव स्टार्टेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इस चैप्टर में क्या होता है, ये तो उसका टाइटल है, और ये कवर्ड होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब इस चैप्टर में क्या होता है कि ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये निकालते हैं कि जो वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है. अब यहाँ पर जो हमारा फोकस होता है इसको पढ़ने में, वो होता है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिवेंचर्स की कॉस्ट निकालो, डेट कैपिटल, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड देन कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स होता है बच्चों रिजर्व्स एंड सरप्लस. इन सब की कॉस्ट निकालनी होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम कॉस्ट आफ्टर टैक्स निकलती है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है वह कॉस्ट दैट इज, यू नो, जब हम कोई काम करते हैं तो उसके हमें रेम्यूनरेशन मिलता है. बट यदि हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं तो भी बैंक हमें हमारे जमा पैसे पे इंटरेस्ट देता है. तो जो भी इन्वेस्टर कंपनी के कंपनी में इन्वेस्ट करेगा वो बदले में कॉस्ट मांगेगा. ही वुड आस्क फॉर द कॉस्ट बिकॉज एक वर्ड आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो ही वुड डिमांड कि व्हाट इज what you are going to give me, because if you are going to give me some interest or some dividend, then I shall switch from bank to your company. So kindly tell me all terms and condition. I want to invest money in your company. तो आप प्लीज मुझे बताओ क्या मुझे क्या दोगे. अब कंपनी हिसाब लगाती है कि वो कंपनी को क्या दे रहा है एंड व्हाट कंपनी इज गिविंग बैक एज एवरी ईयर. बिकॉज मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इंटरेस्ट कंपनी देती है डिवेंचर्स पे, एंड कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड देती है, इक्विटी डिविडेंड को इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी डिविडेंड देती है, और जो रिटेन्ड अर्निंग है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर से बिलोंग करता है. कंपनी उसको भी क्या पे करेगी, कंपनी ऑल्सो पेज इन इक्विटी डिविडेंड. तो ये जो चैप्टर है इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, considering a joint stock company in mind, because company borrows money in the form of debentures, in the form of preference shares, in the form of equity shares, or in the form of retained earning. Retained earning is the money that belong to equity share holders. तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये. और हम लोग जो कंपनी को कॉस्ट पड़ती है, रेट ऑफ रिटर्न कंपनी इज पेइंग टू द इन्वेस्टर, इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और इसमें एक चीज और आती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, वो आता है कि आफ्टर टैक्स निकालना है या बिफोर टैक्स निकालना है. अब आप कहेंगे आफ्टर टैक्स क्या है या बिफोर टैक्स क्या है. आप ये देखो, कंपनी के लिए इनकम टैक्स एक एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है. फॉर अ कंपनी इनकम टैक्स इज एन एक्सपेंस, इट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो कंपनी जो पैसा बोरो करती है, company borrows money from various investors. So company has to calculate cost of capital after tax for every source of capital. Here I want to tell you कि ये देखिए डेट कैपिटल को, एक तो हो गए हमारे पास डिवेंचर्स, वन इज डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, इसको कंपनी देती है इंटरेस्ट. देन वी हैव आफ्टर डिवेंचर्स वी हैव preference share capital. Company pays them preference dividend, equity capital,
company pays them equity dividend, retained earnings. Equity dividend. ये जो 3 सोर्सेज है, इनको जो डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड इज पेड आफ्टर टैक्स, डिविडेंड इज पेड फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डिविडेंड पे किया जाता है कहां से? अगेंस्ट व्हाट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड फ्रॉम पीबीटी। डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड फ्रॉम पीबीटी, बल्कि फ्रॉम ईबीआईटी। Okay, EBIT is earning before interest and tax. Okay, so डिवेंचर इंटरेस्ट को हम पे करते और पीएल में डालते। डिवेंचर इंटरेस्ट इज डेबिटेड इन पीएल, is debited in PL. नंबर 2, प्रेफरेंस डिविडेंड and equity dividend both are debited in PL appropriation account, nowadays called surplus. Nowadays called सरप्लस। आजकल इसको क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, हमको करना क्या है? हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है और आंसर परसेंटेजेस में आएगा। सो वी आर गोइंग टू लर्न। यहाँ लिखा है इट इज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं, उनके लिए ये मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, तभी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाएंगे। अब देखो, डेट कैपिटल है, लॉन्ग टर्म डेट्स। इसमें मेन आता है डिवेंचर्स, लोन ऑन मॉर्गेज। ठीक है, अब देखिए डिबेंचर्स में आजकल जो है, जो डिबेंचर्स हैं बच्चों, वो इररिडीमेबल नहीं होते हैं। ये पुराने लॉन्ग ईयर्स बैक हुआ करते थे। प्रेजेंटली तो डिबेंचर्स रिडीमेबल ही होते हैं, बट फॉर्मूलाज में हमें दोनों, पुराना क्वेश्चन भी हो सकता है, नया भी। तो इररिडीमेबल भी होते हैं। इररिडीमेबल को क्या मतलब है? जिनको लौटाने की लाइफ नहीं गिवन है, उनको हम इररिडीमेबल बोलते हैं। और जिन डिवेंचर्स का पैसा लौटाने की लाइफ गिवन है, उसको रिडीमेबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 years, 10 years। ये प्रेफरेंशियल कैपिटल इरिडीमेबल भी होती है, रिडीमेबल भी। इक्विटी कैपिटल जनरली इरिडीमेबल होती है, बट बायबैक इज पॉसिबल। इरिडीमेबल मतलब जनरली इरिडीमेबल, बट बायबैक इज पॉसिबल। बायबैक मतलब कंपनी चाहे और रूल्स फॉलो करे
तो बायबैक कर सकती है। रिटेन्ड अर्निंग्स, it is retained earnings. It is like equity capital because it is reserves and surplus, and it belongs to equity capital. Retained earning, money of retained earning belongs to equity capital, equity shareholders. अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन वी हैव टेकन डिबेंचर्स और डेट कैपिटल. इट इज अ बेसिक क्वेश्चन. X Limited issued 1014% debentures of 100 each at 5% premium. Printing expenses were 3000 total. तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस पर, ये प्रिंटिंग एक्सपेंस पर शेयर आ जाएगा, पर डिवेंचर. प्रिंटिंग पर डिवेंचर टी ईच. Now corporate tax rate is 50%. Compute cost of debt capital. If life is not given, so debentures are irredeemable by nature. क्योंकि क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन है 14% इंटरेस्ट देना है फेस वैल्यू का, 100 का डिवेंचर है, लाइफ गिवन नहीं है, तो इरिडीमेबल माना जाएगा. इफ लाइफ इज गिवन तो रिडीमेबल होगा. अब इसका फॉर्मूला ये रहा आपके सामने. इंटरेस्ट पेबल अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100. अब देखो, आप चाहो तो एक डिवेंचर पे भी ले सकते हो, टोटल पे भी ले लो, बट जनरली बेटर मैंने देखा एक डिवेंचर पे ही निकाल लो, सेम रिजल्ट आएगा. 100 का डिवेंचर है और प्रिंटिंग 3 रुपीज ईच है, टी ईच डिवेंचर. प्रिंटिंग 3 ईच डिवेंचर है और बस यही आई थिंक. और प्रीमियम 5 है तो 100 नेट प्रोसीड्स आएगा बच्चों. नेट प्रोसीड्स क्या होता है? देखिए एक वर्ड इसमें आया नेट प्रोसीड्स. कितना पैसा कंपनी को मिला? 100 प्लस 5 माइनस 3. 102 इज नेट प्रोसीड्स. क्या मतलब हुआ? ठीक है, मतलब ये है बच्चों. जी देखिए, जो नेट प्रोसीड्स क्या होती है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इश्यू माइनस expenses on issue minus expenses on issue minus discount on issue. वैसे डिस्काउंट और प्रीमियम में से एक ही होगा. ठीक है. अब ये हमने नेट प्रोसीड्स निकाल लिया. तो इससे नेट प्रोसीड्स आ जाता है. अब हमको फॉर्मूला क्या है इसका, ये देखिए. हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100. ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल. कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल. अब ये है क्योंकि इंटरेस्ट इज पेड बिफोर इनकम टैक्स,
तो ये जो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल है ये बिफोर टैक्स, इस परसेंटेज में जो आंसर आता है इसको बोलते हैं बिफोर टैक्स। और इंटरेस्ट इसको आफ्टर टैक्स निकालना है, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आफ्टर टैक्स, ये आ जाएगा बच्चों, यही सेम फॉर्मूला रहेगा। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आफ्टर टैक्स। ये फॉर्मूला ऑलरेडी जो मेरे नोट्स हैं उसमें बना हुआ है। सपोज ये मैंने क्वेश्चन इमेजिन किया जो कि इंटरेस्ट 14% है, क्योंकि डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स पे जो इंटरेस्ट का रेट होता है, डिविडेंड का रेट होता है, वो प्री डिटर्मिन्ड होता है। तो वी हैव पेड इंटरेस्ट 14%, तो वी हैव टू राइट हियर 14, फेस वैल्यू 100 प्लस 5 रुपीज प्रीमियम ऑन इशू एंड 3 रुपीज एक्सपेंसेस ऑन इशू इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो ये कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आ गया, इट इज कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। ठीक हो गया। अब देखिए, एक्सपेंस फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इशू माइनस इसकी मैंने अभी बता दिया आपको, इट इज इक्वल्स टू नेट प्रोसीड्स। एक्सपेंसेस ऑन इशू पर डिवेंचर इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस अपॉन नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इशू माइनस डिस्काउंट माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू इज नेट प्रोसीड्स। 100 प्लस 5 ये मैंने बता ही दिया आपको। तो 100 प्लस 5 माइनस ये आ गया 100 प्लस 5 सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस कॉस्ट ऑफ इशू 3, व्हाट इज नेट प्रोसीड 100 इंटू। क्लियर। अब फॉर्मूला हो गया 14 अपॉन 102 इंटू 100, 13.73% कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई, आपको दिख रहा होगा ये, क्योंकि मिला 102, एनुअल इंटरेस्ट देना है 14, तो 14 अपॉन 102 इंटू 100। ठीक है, गुड। अब कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल केडी बोल देते हैं इसको, आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड, सेम क्वेश्चन अगेन। इंटरेस्ट 14, 1 minus tax rate is 50% upon net proceeds 100 into 100 is 6.86%. 6.86%. Cost of capital of debentures after tax is less, there is a tax saving. अब ये क्या है देखो, इसका जवाब ये है, जब हम सेल्स लेते हैं प्लस अदर इनकम्स लेते हैं, ये मैं थोड़ी पीएल की बात कर रहा हूँ, उसमें से हम घटाते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड लेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री, नहीं छोड़ो ये वाला लॉजिक में लगाएंगे, लेस वेजेस एंड सैलरी लेस डेप्थ एंड अमोर्टाइजेशन। इसके बाद यदि हम इसका नाम रखें तो ये आता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
इसको हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, इसमें से देन वी डिडक्ट फाइनेंस चार्जेस, and we call it PBT. PBT is profit before tax. Then we deduct income tax and we call it PAT. That PAT, if you look at this, interest on debt is paid before the payment of tax. Look, tax is paid having paid interest on debt. So interest on debt is paid before income tax, and our PBT is less and our income tax is less due to interest on debenture. इस बात को लिखा है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स इज लेस, देयर इज टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बार बार आएगी कि इंटरेस्ट जो है चीपर सोर्स होता है, बिकॉज इंटरेस्ट की वजह से टैक्स में बचत होती है। इंटरेस्ट इज पेड बिफोर इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट, इंटरेस्ट इज एन अलाउड एक्सपेंस फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स against profit before tax. Interest is debited in PL account. Due to interest payment before tax, less amount of tax is paid to government. Tax saving benefit is reduced from interest. So cost of debt capital is less. मतलब यदि आपने डिवेंचर इंटरेस्ट पे किया, if you have paid debenture interest, then your income tax burden will be certainly less. That saving of income tax due to interest is reduced from interest on. ठीक है, तो जो हम डिवेंचर इंटरेस्ट देंगे, देखिए सपोज करिए लाइक ये जो EBIT है ये 2 लाख है, माइनस इंटरेस्ट 40,000, हाइपोथेटिकल अमाउंट है, EBT आ गया 160, मान लीजिए इनकम टैक्स है 50%, तो 80,000 टैक्स लगा, तो PAT कितना आ गया 80, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो टैक्स आ गया। अब यदि मैं सपोज कीजिए डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं होता और एबिट वही होता और आपने सारा पैसा इक्विटी से लिया होता, तो आपका इनकम टैक्स 1 लाख आता, 50% ऑफ 2 लाख, तो आपका PAT कितना होता? यदि आपने डिवेंचर इंटरेस्ट पे नहीं किया, सी जहां मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, यदि आपने डिवेंचर इंटरेस्ट पे नहीं किया तो क्या होता? देन आपका जो इनकम टैक्स है वो ज्यादा होता। If there are no debentures and we have equity in place of debenture, then income tax is more. So that rise in income tax is due to non-presence of debenture. Okay, so debentures presence in the capital structure may be good if ROI is more than cost of debt capital. तो डिबेंचर का होना अच्छा है यदि कंपनी के को पैसे से कमाई जो हो रही है वो डिबेंचर से ज्यादा है और इनकम टैक्स की बचत होती है। तो डिबेंचर्स आर cheaper source of capital. Cost of debt capital after tax is less than cost of preference shares and equity shares generally most of the time. ठीक है, अब आते हैं, यदि ये फॉर्मूला हो गया इंटरेस्ट पेबल 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड्स, ये हमने निकाल ही लिया जो क्वेश्चन गिवन है, 14%, 14 रुपीज आ गया, नेट प्रोसीड्स 102 एंड 1 माइनस टैक्स रेट इज 6.86%। अब आ जाओ रिडीमेबल डेट कैपिटल। रिडीमेबल डेट कैपिटल में बच्चों क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड considering three things in main. One is interest, second is net proceed, third is maturity value. Interest payable is given here, maturity value is what you would give them back once the life of debenture is over.
and moreover debentures life is like 10 years 5 years ऐसे। तो जो डिबेंचर्स की लाइफ है उसको जो आप उसको खत्म होने के बाद जब आप पैसा डिबेंचर्स को वापस करोगे उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट पेबल प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन लाइफ इन ईयर। और मैच्योरिटी वैल्यू और जो नेट प्रोसीड्स का गैप है उसको भी फाइनेंस कॉस्ट माना जाता है। और नेट मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2, ये है। ये नीचे इसको बोलते हैं एवरेज प्रोसीड, आप स्क्रीन पे देख रहे हो साथ साथ। तो ये मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड्स का जो एवरेज है उसको हम एवरेज प्रोसीड्स बोलते हैं। और ऊपर मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय लाइफ लेते हैं। अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं। लिखा है मैच्योरिटी वैल्यू व्हाट वी हैव टू पे एट द एंड ऑफ द लाइफ, नेट प्रोसीड्स व्हाट वी रिसीव एट द बिगनिंग। ओके, 5000 12% debentures issued at 5% discount, redeemable at 8% premium, and life 10 years है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। 5000 12% डिबेंचर्स है, 100 ईच। ठीक है, issued at 5% discount, okay, redeemable at 8% premium, done. So how much we have to pay interest? Interest annual, rupees 12 annual. And what is net proceeds is 95 because we have issued debentures at 5% discount. So net proceeds is 95. Maturity value, premium on redemption 8. This is maturity value is 100 plus 8 equal to 108. Now, if you look at the formula, we have just understood interest plus maturity value minus net proceeds upon 10. 10 is the life. So 95 plus 108 by 2, it is average proceed. So what is the average proceed? Average proceed is 101.5. Okay. And interest is 12. And 13 rupees is the gap of the two. That is spread among 10. Why? Because the life is 10. ठीक है, सो 1.3 एनुअल आ गया, 101.5 13.1 आ गया। ठीक है, अब यदि इसी को एवरेज प्रोसीड, ये यहां पर दोबारा देख लीजिए, ये देखिए इंटरेस्ट कितना है, इज द इंटरेस्ट 12, मैच्योरिटी वैल्यू 108 एंड नेट प्रोसीड 95 अपॉन 10 years, एंड नीचे एवरेज प्रोसीड आएगा 95 नेट प्रोसीड्स 108 मैच्योरिटी वैल्यू। ये हो गया, आंसर इज 13.1। और यदि इसको आफ्टर टैक्स करना है, देखिए मैं फिर एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन लाइफ, और नीचे एवरेज प्रोसीड्स, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स बाय 2 इन 200। और यदि आफ्टर टैक्स करना है तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस maturity value minus net proceeds by maturity value minus net proceed upon 10 life, और नीचे net proceeds plus maturity value by 2 average proceeds, ये फॉर्मूला आएगा। तो इसी क्वेश्चन में
या इसी में आ जाएगा 12। इसी क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे तो 12 के साथ देखिए 12 यहाँ दिख रहा होगा, ये जो एक सर्किल सा बना हुआ है 12 1 माइनस टैक्स रेट प्लस 108 माइनस 95/10 अपॉन 108 प्लस 95/2। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, उनका कहना है कि कई बुक्स में ऐसे भी होता है, वो भी बता देता हूँ। उनका ये कहना है ऊपर यहां मत लगाओ फॉर्मूला, डोंट अप्लाई हियर, इसके फॉर्मूले को तो ऐसे ही रहने दो। इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन लाइफ और नेट प्रोसीड्स प्लस मैच्योरिटी वैल्यू बाय 2 into 100 इस कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आएगा बिफोर टैक्स और इसी को आफ्टर टैक्स कर दो। बिफोर टैक्स 1 माइनस टैक्स। ये भी कुछ लोग ये फॉर्मूला सजेस्ट करते हैं, तो बेसिकली आप ये वाला लगाना यहां पर जो ये वाला, ये प्रेफरेबल है। ठीक है, अब देखिए जी, तो ये बच्चों देखो आप उस पैटर्न पे हमारा ये आंसर आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल आफ्टर टैक्स। अब आता है हमारा आगे कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट था ये। अब हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल। बस फर्क इतना है, जो फॉर्मूला डिबेंचर्स का था, जैसे आप ले रहे थे डेट डिबेंचर इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स, अब आप डेट का इंटरेस्ट छोड़कर उसकी जगह लिख दोगे प्रेफरेंस टू into 100, preference dividend upon net proceeds into 100। ठीक है, अब जैसे हमने 100 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया ₹100 ईच और नंबर्स 2000 है और इशूड एट डिस्काउंट है, नहीं डिस्काउंट अब नहीं होता है, पुराना क्वेश्चन ही होगा। चलिए इशूड एट प्रीमियम है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम 8 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है से 12% है। तो अब हम इसका जब इरिडीमेबल है, इरिडीमेबल कब होता है जब लाइफ गिवन नहीं होती। 12 अपॉन 100 माइनस 8 92, तो ये सीधा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल आफ्टर टैक्स आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल आफ्टर टैक्स 12 अपॉन 92, कुछ गलत हो रहा है सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, मैंने डिस्काउंट ले लिया था 108, मैंने ₹8 डिस्काउंट मान लिया। 12 डिवाइडेड बाय 108 into 100 it is 11.11%। और प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड पहले से ही आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड पहले से ही क्या होता है आफ्टर टैक्स होता है जी। ये आ गया 12% 108। तो फिर से देख लो बच्चों, 100 प्लस 8 का प्रीमियम, तो व्हाट इज द नेट प्रोसीड्स 108 एंड रेट ऑफ डिविडेंड 12, तो 12 अपॉन 108 into 100 is 11.11%।
और ये पहले से ही आफ्टर टैक्स है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल आफ्टर टैक्स, ये पहले से ही क्या है, आफ्टर टैक्स है। ठीक हो गया। हम्म। यस, अब आते हैं इसी में इरिडीमेबल, हो गया। अब रिडीमेबल, ये हमने पढ़ लिया, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड जो अभी अभी करा। अब अगला है, एक और हो रखा है जो नोट्स स्लाइड दिख रही है, 13%, 100 ईच, 2000 नंबर्स है, 5% डिस्काउंट। वैसे बच्चों अब डिस्काउंट बंद हो गया, पुराना क्वेश्चन है मान लेंगे, तो नेट प्रोसीड्स आ जाएगा 95, ये आ जाएगा 13 इन डिविडेंड, नेट प्रोसीड्स 95 इंटू 100, 13.68%। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आ गया बच्चों रिडीमेबल। रिडीमेबल में बस वही फॉर्मूला है जो डिवेंचर्स में था, सेम। फर्क क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस मेच्योरिटी, बस एक यहाँ पे डिवेंचर इंटरेस्ट की जगह यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन लाइफ, नीचे एवरेज प्रोसीड्स। यहाँ देखिए 50,000 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 13%, 100 ईच, 5% डिस्काउंट, रिडीमेबल है 10% प्रीमियम। तो मेच्योरिटी नेट प्रोसीड्स आएगा 100 - 5, और मेच्योरिटी वैल्यू आएगी 100 + 10। ठीक हो गया। 13 + 110 - 95 on 10, 95 + 110/2, तो इसका आंसर आ रहा है 14.15। फिर से देख लीजिए, लिखने से और अटेंशन बनती है। 13 + 110 - 95 अपॉन लाइफ 10, इसका बर्डन स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि हमको देना है 110 और मिला 95, 15 रुपए का भार है, और नीचे एवरेज प्रोसीड्स, ये आ गया। तो इसका आंसर आ रहा है 14.15। और इसका बेसिकली लॉजिक क्या है, मेच्योरिटी वैल्यू 110 है और नेट प्रोसीड्स 95 है, तो 15 रुपए है, ₹15 टू बी स्प्रेड ओवर टू 10 years, 15/10 इक्वल टू 1.5 पर ईयर, ये आ गया। ठीक है, और 13 एवरी ईयर वैसे ही है, तो टोटल हो गया 14.5, एंड एवरेज प्रोसीड्स आ गया 102.5। 14.15 ग्रेट परसेंट, पहले से ही आफ्टर टैक्स होता है, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो, अगर जो आप देखो यहाँ जो मैं समझा रहा था, पीएटी जब आता है, अगर आपको कंपनी का पीएनएल बताओ, पीएटी आने के बाद हम तब देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, और इक्विटी डिविडेंड माइनस करते हैं, कब, आफ्टर पीएटी। ठीक हो गया। अब बच्चों आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। इक्विटी का हमको पता है रेट प्री डिटरमिन्ड नहीं होता,